हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और जरा इन सारे सोलर सिस्टम के मॉडल्स को गौर से देखो। ऑब्वियसली इसमें से आप सब जानते हो, जो पहला है वो है जियोसेंट्रिक मॉडल, जो दूसरा है वो है जियो हीलियोसेंट्रिक मॉडल और जो तीसरा है वो है हमारा आज का मॉडर्न डे प्योर हीलियोसेंट्रिक मॉडल। लेकिन फ्रेंड्स, अब आप कोई भी मॉडल उठा के देख लो, आपको हर किसी में हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स एक ही प्लेन में नजर आएंगे। एवर वंडर्ड व्हाई इज इट सो? वेल, ये देखो, ये है रदरफोर्ड का द सो कॉल्ड प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम, जो हमारे सोलर सिस्टम से इंस्पायर्ड था। इस मॉडल में कोई भी इलेक्ट्रॉन सेम प्लेन में नहीं मौजूद है और ना ही ये सोलर सिस्टम से जरा भी मिलता जुलता है। लेकिन हम पहले से ही प्लैनेट्स को सेम प्लेन में बनाते आ रहे हैं, तो फिर आखिर ऐसा क्यों है? क्यों हम हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स को सेम ही प्लेन में दिखाते हैं? अगर फिलहाल हम प्लैनेटरी पोजीशंस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, तब यू विल सी पाइथागोरस के समय से चले आ रहे इस जियोसेंट्रिक मॉडल में सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को स्पीयर्स में रखा गया है, व्हिच मींस ग्रीक स्कॉलर्स श्योर नहीं थे कौन सा ऑब्जेक्ट किस प्लेन में ऑर्बिट करता है, और इसीलिए इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए फिर आया ये टीबीएम मॉडल। ये मॉडल 16th सेंचुरी के मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर जोहानस केपलर के गुरु टाइको ब्राहे का सोलर सिस्टम मॉडल है, जहां उन्हें यह लगता था कि सभी प्लैनेट्स पृथ्वी की नहीं बल्कि सूरज की परिक्रमा करते हैं। बस सिर्फ फर्क यह है कि सूरज खुद पृथ्वी की परिक्रमा करता है। आई नो दैट्स कंफ्यूजिंग, बट यहां पर यू कैन ऑल्सो सी कि टाइको ने भी सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को बदली, उनके ऑर्बिट्स का इंडिविजुअल प्लेन डिफाइन नहीं किया। और इसीलिए फिर आया ये मॉडर्न डे हीलियोसेंट्रिक मॉडल, जिसे खुद जोहानस केपलर ने अपने गुरु के मॉडल को सही साबित करने के चक्कर में गलती से उन्हें गलत प्रूफ कर दिया। बट जैसे कि आप देख सकते हो, यहां पर भी केपलर ने यह प्रूफ किया कि प्लैनेट्स एक सर्कुलर नहीं बल्कि एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में सूरज के चक्कर लगाते हैं। उसने कभी नहीं ये कहा कि वो एक ही प्लेन में चक्कर लगाते हैं। इनफैक्ट अभी 2012 में जब नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से केपलर 30 सोलर सिस्टम को ऑब्जर्व किया गया, तब यह पहली बार हुआ कि हमने किसी स्टार के रोटेशनल प्लेन को उसके सभी प्लैनेट्स की ऑर्बिट के साथ मोर और लेस अलाइंड पाया। यानी हम अब तक बस सिर्फ कुछ एंशिएंट थियरीज के बेसिस पर यह मानकर चल रहे थे कि सभी प्लैनेट सूरज के साथ एक ही प्लेन में ऑर्बिट करते हैं, वो भी बिना कोई टेस्ट या किसी ऑब्जर्वेशन के। आई मीन, जरा इस इमेज को ही देख लो। इस इमेज में आप देख सकते हो मर्क्यूरी, वीनस, मार्स और सैटर्न मोर और लेस सूरज के साथ ही अलाइंड है। अब ऐसे एक से ज्यादा प्लैनेट्स अगर सूरज के साथ यू अलाइन नजर आने लगे तो इसका क्या मतलब निकलता है? ऑब्वियसली एक एस्ट्रोनॉमर यही कंक्लूड करेगा कि सारे के सारे प्लैनेट्स अपने होस्ट स्टार के अराउंड एक ही सिंगल प्लेन में ऑर्बिट करते हैं, द प्लेन जिसे आज हम एलिप्टिक कहते हैं। इनफैक्ट आई थिंक शायद उन्होंने इसीलिए इस पर भरोसा कर लिया क्योंकि ये काफी इनसिग्निफिकेंट सा एस्पेक्ट है और इस पर फोकस करना किसी को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, राइट? अभी 2019 के एक रीसेंट रिसर्च में एस्ट्रोनॉमर्स ने पाया कि एक बाइनरी स्टार सिस्टम के इर्द गिर्द बहुत जल्द प्लैनेट्स पैदा होने वाले हैं। बट गेस व्हाट? उनके इर्द गिर्द घूम रही उनकी प्लैनेटरी डिस्क दोनों स्टार्स को परपेंडिकुलरली ऑर्बिट कर रही है, यानी कि लेफ्ट से राइट नहीं बल्कि टॉप से बॉटम। यानी हमें जो भी आज तक पढ़ाया गया था उसका एकदम उल्टा, एकदम विपरीत। हमें तो हमेशा से यही सिखाया गया है ना कि जब भी कोई मैसिव गैस क्लाउड बहुत ज्यादा डेंस हो जाता है, तब उसकी ग्रेविटी से अट्रैक्ट होकर और भी ज्यादा गैस और डस्ट पार्टिकल्स चारों दिशाओं से उसके तरफ बढ़ने लगते हैं, गिविंग इट सम इनिशियल स्पिन। बट That's not all. इसके साथ साथ कुछ और भी होता है। एक्स्ट्रा पार्टिकल्स की वजह से ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है कि उसके सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे वहां फिर एक स्टार बनने लगता है, फिर उसकी ग्रेविटी से वो ह्यूज क्लाउड इवेंचुअली छोटा होने लगता है, एंड फिर फाइनली एंड एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के चक्कर में उस क्लाउड में चक्राव या तेज बवंडर सा शुरू हो जाता है। पर इस सब का मतलब समझ रहे हो? ज्यादा स्पिन वेलोसिटी इज इक्वल टू ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू पार्टिकल्स का बाहर की ओर ढकले जाना, टर्निंग द क्लाउड इनटू अ रोटेटिंग डिस्क। इसी रोटेटिंग डिस्क में फिर पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़कर रॉक्स बन जाते हैं, और वही रॉक्स फिर आगे जाके एक दूसरे से जुड़कर एस्टेरॉइड्स, प्लैनेट्स और मून्स बनते हैं। यानी मेजरली सारे पार्टिकल्स उसी दिशा में घूमने लगते हैं जिस दिशा में डिस्क घूम रही होती है, और उनसे बनने वाले स्टार्स, एस्टेरॉइड्स, प्लैनेट्स और उनके मून्स, ये सब भी उसी फ्लैट रोटेटिंग प्लेन का हिस्सा बन जाते हैं। कूल, राइट? लॉजिकल तो लग रहा है, बट देन अगेन एक चीज है जो मेरे पल्ले तो नहीं पड़ रही, आपके पड़ रही है क्या? अगर सब कुछ बस एंगुलर मोमेंटम का किया धरा है, तो फिर सभी प्लैनेट्स हमारे सन के सोलर प्लेन के रिलेशन में टिल्टेड क्यों हैं? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमारा सोलर सिस्टम खुद भी मिल्की वे के गैलेक्टिक प्लेन से 60 डिग्रीज के टिल्ट पर क्यों है? या डोंट बिलीव मी, जरा ये देखो,
जब भी कोई इस तरीके से कपड़ा गोल गोल घुमाता है तब उसमें ज्यादा से ज्यादा ऐसे वेव्स बनते हैं। शायद यही वजह है कि हमारी पृथ्वी और अन्य सभी प्लैनेट्स का ऑर्बिट थोड़ा सा वेवी है। पर दिस स्टिल डजंट एक्सप्लेन कि आखिर इन सभी रिवॉल्विंग चीजों का एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा टिल्ट क्यों हो जाता है। आई मीन ठीक है, कुछ एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि प्लैनेट्स के शुरुआती सालों में सभी अर्ली प्रोटो प्लैनेट्स एक दूसरे से टकराकर फ्यूज हो रहे थे और इसीलिए उन शुरुआती कोलिजन्स ने उन्हें टिल्ट किया। बट दिस ओनली एक्सप्लेन्स कि सभी प्लैनेट्स की टिल्ट एक दूसरे से अलग अलग क्यों है। ये असम्पशन अब भी ये नहीं बताता कि सूरज का खुद का एक्सिस अपने खुद के प्लेन से टिल्टेड क्यों है। जी हाँ, आपने सही सुना, सूरज खुद भी अपने प्लैनेट्स की ओवरऑल फ्लैट ऑर्बिटल प्लेन से करीब 6 डिग्रीज के टिल्ट पर रोटेट करता है और कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। रिसेंटली 2016 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 2 एस्ट्रोनॉमर्स ब्राउन और बैटिगिन ने इसके लिए हमारे सोलर सिस्टम में एक एक्स्ट्रा प्लैनेट 9 की एग्जिस्टेंस को प्रपोज किया है, जिसके वजह से उनके हिसाब से सूरज टिल्टेड है। बट देन अगेन ऐसे किसी प्लैनेट को हम अब तक एडवांस टेलीस्कोप से भी ढूंढ नहीं पाए। सो इट इज जस्ट ए हाइपोथेटिकल प्लैनेट एज ऑफ नाउ। ब्राउन और बैटिगिन का ये कहना है कि हमारे सूर्यमंडल में एक ऐसा ग्रह मौजूद है जो हमारे पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा भारी है और सन नेपट्यून डिस्टेंस से 20 गुना दूर रिवॉल्व करता है। नतीजा, उसकी वजह से बाकी प्लैनेट्स की ऑर्बिटल प्लेन का एंगल डिस्टर्ब होता है। ब्राउन और बैटिगिन के अनुसार उस प्लैनेट 9 या एक्स का खुद का ऑर्बिटल प्लेन बाकियों के मुकाबले करीब 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पर है, बिकॉज ऑफ विच उसके रेवोल्यूशन को काउंटर बैलेंस करने के लिए बाकी सबका मिलाकर जो ओवरऑल मेजर ऑर्बिटल प्लेन बनता है वो 6 डिग्रीज टिल्ट हो जाता है। यानी टेक्निकली वो प्लैनेट 9 सूरज को टिल्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इफ एट ऑल ऐसा कोई कर पाता तो वो शायद कंपैरेटिवली ज्यादा मैसिव जुपिटर होता। या तो प्लैनेट 9 एक्चुअली अपने हद से ज्यादा टिल्टेड ऑर्बिट की वजह से बाकियों के ऑर्बिटल प्लेन पर एक काउंटर बैलेंसिंग इफेक्ट एक्सर्ट कर रहा है, बस और कुछ नहीं। एंड दैट बेसिकली सम्स इट ऑल, एक्सेप्ट द फैक्ट कि हमारा सोलर सिस्टम भी मिल्की वे के थ्रू उसके प्लेन से 60 डिग्रीज इंक्लाइन होकर दौड़ता है। यस, नो किडिंग एट ऑल, लेट मी एक्सप्लेन यू। आप में से कई लोगों ने पृथ्वी से मिल्की वे की फोटो खींचने की जरूर कोशिश की होगी, एंड इफ यू आस्क मी, हर वक्त उसकी इमेज कुछ ऐसी आई होगी। Am I right? बट क्या आपने कभी इस इमेज को इंटरप्रेट करने की कोशिश की है? इस इमेज में ये जो सीधी ब्राइट लाइन नजर आ रही है वो बेसिकली मिल्की वे का गैलेक्टिक प्लेन ऑफ रोटेशन है, और वो ब्राइट लाइन हमेशा हमें अगर यूं खड़ी नजर आती है तो इसका मतलब हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के रोटेशनल गैलेक्टिक प्लेन के कंपैरिजन में यूं टिल्टेड है। पर अब सवाल आता है कि कितना टिल्टेड? वेल, साइंटिस्टों के अनुसार हमारा सोलर सिस्टम करीब 220 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मिल्की वे के चक्कर काटता है, और वो भी यूं पैरेलली नहीं बल्कि ऐसे 60 डिग्रीज के एंगल पर इंक्लाइन होकर। अब फ्रेंड्स, ऐसा क्यों? वेल, ये तो आई थिंक साइंटिस्ट खुद भी नहीं जानते हैं, बिकॉज मैंने कोशिश तो बहुत की ढूंढने की, बट सैडली मुझे इसका कोई सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। आई थिंक उसके लिए मुझे इस फील्ड में एक्सपर्ट साइंटिस्ट की राय लेनी पड़ेगी टू गेट अ कन्विंसिंग आंसर। टिल देन, आप चाहो तो मुझे कुछ और सवालों के जवाब ढूंढने में मदद कर सकते हो। आई हैव फाउंड दैट ज्यादातर प्लैनेट्स अर्थ सन एलिप्टिक प्लेन से 3 डिग्रीज ही ऊपर या नीचे ऑर्बिट करते हैं, पर मर्क्यूरी और प्लूटो इस नियम को बिल्कुल नहीं मानते। मर्क्यूरी इस एलिप्टिक प्लेन से 7 डिग्री ऑफ जाकर सूरज का चक्कर काटता है, और प्लूटो उससे भी बाहर, करीब 17 डिग्रीज बाहर जाकर, टू बी प्रिसाइज। सो दैट मेक्स मी थिंक कि सिर्फ ये छोटे प्लैनेट्स का ही ऑर्बिटल इंक्लिनेशन आउट ऑफ प्लेन ही क्यों होता है। अगर आपके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन है तो शेयर करना मेरे साथ नीचे कमेंट्स में, आई वुड लव टू रीड दैट। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स आप कभी भी मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।